डे एंड नाइट न्यूज रहे तमाम दर्शकों का प्राइम डिबेट में स्वागत है। आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी तमाम चुनौतियों की। ताजपोशी के बाद नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश का विकास करने की, अपने दावे पर खरा उतरने की होगी। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के अपने वादे को पूरा करना, महंगाई पर अंकुश लगाने के दावे और ब्लैक मनी को देश में वापस लाने जैसी बातों को सही साबित करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। मोदी पर देश में खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की भी चुनौती होगी, ताकि जनता से उन्हें जनादेश दिया जा चुका है उसके भरोसे पर वह खरे उतर सके। एक तरफ कांग्रेस का अहंकारवाद है, समाजवादी पार्टी का परिवारवाद है और बहुजन समाज पार्टी का व्यक्तिवाद है। इस बार का चुनाव बेहद ऐतिहासिक रहा, जहां कांग्रेस समेत यूपीए और थर्ड फ्रंट ने चुनाव के दौरान मोदी की धर्मनिरपेक्षता पर जमकर निशाना साधा। वहीं मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और यूपीए पर जमकर आरोप लगाए। अपने खास अंदाज में मोदी ने मतदाताओं से मां बेटे की सरकार को खत्म करने की अपील की। मोदी ने भ्रष्टाचार को खास तौर से अपना चुनावी मुद्दा बनाया। उन्होंने देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए यूपीए, खासकर कांग्रेस पर खूब वार किए। मोदी ने करीब करीब अपनी सभी रैलियों और जनसभाओं में इस मुद्दे को जमकर उछाला। कांग्रेस नेतृत्व खासकर सोनिया और राहुल उनके निशाने पर रहे। मोदी ने सोनिया राहुल पर देश की जनता के साथ छल किया और उन पर व्यंग कसा। अनेक रैलियों में मोदी ये कहते नजर आए कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, लेकिन मुझे केवल 60 महीने दीजिए, मैं इस देश की तस्वीर बदल कर रख दूंगा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस देश का चौकीदार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने यूपीए सरकार को आजादी के बाद से अब तक की सबसे भ्रष्टतम सरकार बताया। आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरह बैठूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे, मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। भ्रष्टाचार रूपी इस पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मतदाताओं से उन्हें वोट देकर संसद में भेजने की गुजारिश की। अब जनता ने उन्हें ये मौका दे दिया है, तो उन्हें अब अपने वादों पर खरा उतरना होगा। यही नहीं, ब्लैक मनी को वापस लाने के अपने दावे पर भी खरा उतरना होगा। बीजेपी ने इस मुद्दे को पिछले आम चुनावों में उठाया था। हालांकि ये बहुत पेचीदा काम है, लेकिन जनता को मोदी का ये जुल्मा पसंद आया और उन्होंने दिल्ली की सत्ता पर उनकी ताजपोशी कर दी। महंगाई की मार झेल रही जनता को छुटकारा दिलाने का मुद्दा भी मोदी के चुनाव प्रचार के कैंपेन में हावी रहा, लेकिन काले धन को वापस लाने के लिए उनके पास क्या योजना है, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। जाहिर है जनता की उन पर पैनी नजर होगी। सुस्त पड़ चुकी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का दबाव भी उन पर ही रहेगा। पिछले कुछ महीने से अर्थव्यवस्था के बारे में बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही हैं। औद्योगिक उत्पादन दर सुस्त हो रहा है। थोक मूल्य पर आधारित महंगाई दर में कमी आई है। डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भी अर्थव्यवस्था को लेकर नकारात्मक टिप्पणियां कर रही हैं। जीडीपी की तो देखा आपने, मोदी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चुनावी चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर डॉक्टर आनंद प्रकाश, भाजपा प्रवक्ता हैं। डॉक्टर मेजर आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव गोदारा जी हैं, आप पार्टी से। राजीव गोदारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा सर आनंद जी आपसे, क्योंकि मोदी के सामने अब चुनौतियाँ बड़ी हैं, क्योंकि जनता ने अगर आपको चुना है तो जनता की अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती हैं। तो साहब, कहीं ना कहीं आपको उनमें पारदर्शिता लानी होगी, आपको जनता को करके दिखाना होगा कि अगर आपने जनता ने आपको मौका दिया है तो आपको वो चीज़ें करनी होगी। नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और देश की जो विकास की पटरी है उसको आगे लाना। तो आनंद जी, आप क्या मानते हैं कि मोदी इन सब चीज़ों को कैसे कर पाएंगे?
शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं अपने इस महान देश के 121 करोड़ मतदाताओं को, जो इस देश के भाग्य विधाता हैं, उनको बहुत ही आदर सत्कार से नमन करता हूं कि उन्होंने हमें ये जो इतना मैंडेट दिया है, जितना प्यार दिया है, नरेंद्र मोदी जी की उस शख्सियत को कि सिर्फ 2 साल पहले ही हिंदुस्तान का एक अजीब तरह का वर्ग उनका इतना बड़ा आलोचक था, उस आलोचना के बावजूद होते हुए भी एक राज्य सतर का मुख्यमंत्री अपने विचारों की शुद्धता के साथ। आनंद जी मैं आपको मुद्दों पे लाना चाहूंगा। जी, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं वही चाह रहा था कि आपने पूछा था कि मोदी जी कैसे लेके आएंगे। पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि मोदी जी चीज क्या है। तो वो आदमी जो कि एक राज्य स्तर से उठ करके आलोचनाओं से करके और आज हिंदुस्तान का जनता जनार्दन ने सबसे शक्तिशाली इंसान बना दिया, जो हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं और जल्दी ही राष्ट्रपति जी उनको बुलाएंगे। जी जी। अब आपने बताया कि चुनौतियां, बिल्कुल जितनी भी ज्यादा मैंडेट जनता ने हमें दिया है, उतनी ज्यादा चुनौतियों के बारे में हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा। जी। एक आपका मोदी जी का फिर मैं बात कहना चाह रहा हूं, स्टेटमेंट है कि एक आदमी एक कदम उठाता है, लेकिन हम सब मिलकर के अगर 121 करोड़ लोग कदम उठाएंगे तो चुनौतियां बहुत ही नग्न हो जाएंगी। सबसे पहले मोदी जी जब इस सत्ता को हासिल कर रहे हैं, इस वक्त इस सत्ता के जो अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है कांग्रेस की जो सरकार रही है। चलिए, अब मैं किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं है। अब तो आपने पूछा कि हमने काम करना है, हमारा काम शुरू हो चुका हो। तो सबसे पहले तो इस मुद्दे हमारे वही है, एक विकास है, सुशासन है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि मैंने गवर्नमेंट नहीं चलानी है, हमने गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस मैक्सिमम तरह से अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है। और ये जो भ्रष्टाचार हमारे देश की अर्थव्यवस्था, सब सवाल यहाँ पर ये है कि ये चीजें आखिर होगी कैसे। जो उनका विकास का मॉडल है, क्या विकास का मॉडल उनका इस पे काम करेगा, किस तरीके से अब जो काम है उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। जी हाँ, देखिए, विकास का मॉडल बिल्कुल गुजरात में जो विकास का मॉडल है, जिसको कि लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, लोगों ने कहा कि ये सब झूठा मॉडल है, तो उन्होंने कहा और हमने भी कहा कि ये झूठा है। तो 3 बार वहां की जनता ने, 6 करोड़ लोगों ने उनकी गवर्नमेंट को बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो उस मॉडल को और भी रिफाइंड करके, बिकॉज वो एक स्टेट का मॉडल है और ये हमारी कंट्री एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। जी आनंद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर गुजरात के मॉडल को थोड़ा और मॉडिफाई करके मोदी यहाँ पर लाना चाहेंगे। गोदारिया जी, आपके पास आना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि मोदी के सामने चुनौतियां तो बड़ी हैं, सही मायने में अगर हम बात करें तो चुनौतियों को अगर फेस करना है तो काफ़ी दिक्कतें तो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी जिस तरीके से दिल्ली में लाया, उन्होंने हालांकि 1 महीने में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई, लेकिन साहब उन्होंने एक चीज़, आप दिल्ली में ये एक चीज़ आपको पता चल गई कि चीज़ें करना आसान नहीं है, कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ज़रूर होगी। तो राजीव जी, आप क्या सोचते हैं? एक तो क्या ये सरकार, इसका हिसाब हम हर रोज लेंगे, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से लिया गया जी। क्या वो लोग जो सरकार का हर रोज हिसाब मांगते थे और 49 डेज 49 दिन में 49 काम के बाद भी हिसाब मांगते थे। जी राजीव जी, आप बेफिक्र रहिए, मीडिया भी, मोदी जी से भी इस बार ये पूरा हिसाब किताब जरूर करेगा। सर, अभी तो मैंने मीडिया के बारे में कुछ कहा नहीं। क्या जो हिसाब मांगते थे वो अपना हिसाब देंगे? जी, सवाल ये है। अगर, और मुझे लगता नहीं कि अगर मैं बहुत बेहतर राजनीति की बात करूं तो सरकारों को 49 दिन कुछ होता नहीं है जी। और पहले एक समय होना चाहिए जिसपे अपनी पॉलिसीज, अपने समझ को सबको बैठकर बनाए। उसमें 49 दिन तो अभी काम शुरू करने के लिए चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय ये है। मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन आपने क्या कर दिया इसकी समीक्षा होनी चाहिए या ये दबाव होना चाहिए कि पहले दिन क्या कर दिया। जो उन लोगों ने जब सत्ता में आ गए हैं, उस पार्टी ने भी ये सब किया था, परंतु मेरी अपेक्षा इस सरकार से ऐसी नहीं है कि पहले दिन वो करके दिखाए। परंतु हमारे सामने सवाल क्या होंगे? जो इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत प्रचार था,
प्रचार था, बहुत लोगों को शंकाएं थी, शंकाएं अब भी हैं, वो बने रहेंगी जब तक कि उनका निराकरण नहीं होता। वो शंकाएं क्या हैं? शंकाएं क्या 150 दिन में काला धन वापस आएगा? जी, ये सिर्फ शब्द है जी, कि इम्प्लीमेंट होगा, यहाँ सुशासन और गवर्नेंस होगा, ये शब्द हैं। जी, शब्दों का सब्सटेंशियल तथ्यात्मक रूप से ठोस रूप कब लेंगे? उसके बाद और बड़े सवाल जो हैं, क्या इस देश में विरोध में बोलने वालों को बोलने की, मत बनाने की और संगठित होकर आवाज उठाने की आजादी बची रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या इस देश में बहुलतावाद बचेगा कि नहीं बचेगा? जी, क्या इस देश में प्राकृतिक संसाधनों की लूट जैसे जारी थी वो अभी भी, क्या अंबानी, अडानी और इस तरह के बहुत बड़े उद्योगपति जो हैं उनके सारे वो जारी रहेगी? हमारी अर्थव्यवस्था जिसकी वजह से खोखली हुई है उसके कारण है ये। अब वो कारणों को अगर हम निराकरण नहीं करेंगे, कारणों को हटा नहीं देंगे तो क्या होगा? ये बहुत बड़ी परीक्षा की बात है। और वो मैंने जो कहा पिछले पहले 15 दिन या महीना या 2 महीना जो नीति बनाने का होगा, ये उसमें तय होगा कि आप उसी तरह के कैपिटलिज्म को, क्रॉनिक कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं कि बदलने की कुछ बात कर रहे हैं। विकास का ढांचा आप कैसा लेके आ रहे हैं? जो कांग्रेस राज में हम सब कहते हैं कि जो ढांचा विकास का था वो देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाला, लोगों को उजाड़ने वाला और विनाशकारी था। क्या आप इसके अलावा कोई ऐसा ढांचा बनाएंगे उस शुरुआत के दिनों में? इंप्लीमेंट होगा बाद में, पर ढांचा जो आप बनाएंगे क्या वो ऐसा होगा जो विकास करेगा, विनाश नहीं, लोगों को उजाड़ेगा नहीं, बहुत बड़े लैंड एक्विजिशन, अर्बनाइजेशन और इस सब के नाम पे नहीं होगा? क्या हम ये करेंगे या कुछ नया कुछ करेंगे? जी, अगली बात में एक और कह दूं, गोदारा जी, मैं वापस आपके पास लेके आऊंगा। आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से गोदारा जी ने पूछा कि साहब क्या आप करप्शन पे कुछ खास करोगे? मैंने तो आज नहीं पूछा, मैंने कहा 2 महीने 3 महीने के समय के बाद ये समीक्षा की जाएगी। मैं शर्मा जी, गोदारा जी से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं, इनका डर, क्योंकि कांग्रेस की बी टीम है। अब सर ये अगर बात करेंगे, अगर ये बात करेंगे तो आप किसकी भी टीम है? अडानी अंबानी की है क्या? और फिर आप मैं कह सकता हूं कि आप अंबानी और अडानी के वादे पूरे करेंगे? मुझे हम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कहने के जो एप्रीहेंशन है, मैं उनका सर, जवाब देना चाह रहा हूं। जी, आनंद जी, मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा। सवालों को आरोप में न डालिए आप। इन्होंने कहा कि जी 1-2 महीना तो हमें 1-2 महीना तो प्रोग्राम बनने में लग जाएगा। इनको ये नहीं पता कि हम एक नेशनल पार्टी हैं, हम अपना प्रोग्राम बना करके ही युद्ध के मैदान में आए थे। कोई आपकी तरह नहीं थे कि वहां से उठाया, वहां से अच्छा, अभी पता लग जाए नहीं काला धन कैसे लाएंगे? अभी बता दीजिए, आपका प्रोग्राम तो है ना। देखिए, ये काला धन तो वही बात है कि हम अच्छा, अर्थव्यवस्था कैसी होगी आपकी वो बता दीजिए। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एसएमएस भेज के हम काला धन में नहीं, अभी बता दीजिए। हम बता रहे हैं ना, बताइए काला धन कैसे लाएंगे? आप लोग की आदत से अभी भी पूरा पूंछ जल गई, फिर भी जो है टेंट नहीं गया। जी, आनंद जी देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये जो काला धन लाने की बात है उसका पूरा प्रोग्राम हमारे पास है, उसका समय समय पे। ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काला धन लाया जाएगा क्या? आप अभी बता दीजिए, बहुत तो सिंपल बात है। पूरा का पूरा प्लान हमारे पास, एक पूरी मिनिस्ट्री है जिसको कहते हैं, बहुत सारा तंत्र है। उस तंत्र में सबसे पहले इसका जो मुद्दा है काले धन का, आपने बार बार आपके चैनल्स के द्वारा उठाया। मुझे दुख लगता है कि अब की बार अपोजिशन बिल्कुल नग्न हो गई है, बट मोदी जी ने कहा है कि अपोजिशन मीडिया पूरा का पूरा मुझे देखेगा कि हमें पूरा का। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं साहब आपको चीज़ों को बड़े युद्ध स्तर पर करना है, और कहीं ना कहीं जो करप्शन हम बात करें आज छोटी सी जड़ में जो घुस गया उसको निकालना आसान बात नहीं है? एक तो मैं सांवरिया साहब ने पहले जो मैंने कहा कि किसी भी सरकार को समय होना चाहिए, तो उन्होंने समझा कि मैं कह रहा हूँ इनका कुछ पॉलिसी नहीं, अगर है तो बिल्कुल कल से शुरू कर देना चाहिए, जिस दिन औत लेंगे बहुत अच्छी बात होगी। पर मैं देश की राजनीति को जैसे समझाता हूँ, जो मैं उसकी बात कर रहा था। अब हमारे सामने चुनौतियाँ क्या हैं और सवाल क्या है? इस देश में महिला आरक्षण का बिल सालों से लंबित पड़ा है, और इस ये कहकर लंबित रहा हम समर्थन देने को तैयार हैं, वो समर्थन दे नहीं रहे हैं, वो बिल ला नहीं रहे हैं, हम क्या करें? वो कहते थे वो बिल में समर्थन नहीं कर रहे, सब कुछ। अभी एक पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार आई है। क्या महिला आरक्षण का बिल, जिसपे सब पार्टियां कहती थी, क्या अभी वो पहले सेशन में पास होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रहेगा। ये महिला आरक्षण का बिल नहीं, ये महिला सशक्तिकरण का सवाल है। और इसी तरह दलित और हाशिए पे रहने वाले आदिवासी और दलित के सशक्तिकरण के सवाल पे हम क्या करने वाले हैं, वो बड़ा सवाल है। हम पिछले अतीत में लौट जाएं,
तो एक डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बन गया था एक सरकार में, एनडीए की जब सरकार थी। अब क्या डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बन के पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में बेचा जाएगा कि नहीं, क्रोनिक कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जाएगा कि नहीं, वो सवाल इन्होंने कहा कि हमारे पास प्लानिंग है, हम करके दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात है। देश की जनता, वो लोग जिन्होंने वोट दिया और जो बहुत बड़ी संख्या जिन्होंने करीब 65% के करीब वो जनता भी है जिन्होंने वोट नहीं दिया, वो सब ये देखेंगे कि क्या वो क्रोनिक कैपिटलिज्म और वो डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय और इन सबको प्रमोट करेंगे कि नहीं। ये बड़े सवाल हैं जिन पे चर्चा होनी है। पर मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ी चुनौती है कि जब स्टूडियो में बैठकर या जनता के बीच में जाकर सड़क पे ये सवाल हम जैसे लोग, मुझ जैसे लोग, हो सकता है वो नकारा हो सकता है उनकी बात बेहतर ना हो, उनके सवाल बेहतर ना हो, पर उसको कहने की आज़ादी, उसको कहने की छूट और कहने वाले पर चिल्लाकर टूट नहीं पड़ने की संस्कृति क्या इस एक स्थायी गवर्नमेंट में बन पाएगी क्या? जी, वो मेरे लिए एक चुनौती है, मेरे लिए एक सपना है कि ऐसा हो पाए। जी मेजर जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से गोदारा जी ने भी कहा कि भाजपा कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को लेकर परिपक्वता तो दिखाती ज़रूर है साहब कि ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन जब वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे तो लोगों को संदेश जाता था कि वो उस मुद्दे पर जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वोटिंग होती है तो साहब उनके भी वो भी उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं एग्री कर जाते हैं और मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है। महिला सशक्तिकरण और आरक्षण जैसे मुद्दों की हम बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे भाजपा की बदौलत भी कहीं ना कहीं पीछे छूटे हैं। मैं अभी गोदारा जी ने कहा कि इनको डर लग रहा है कि वो बोलने नहीं देंगे। मैं तो खैर एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं बीजेपी का, बीजेपी के मैं भावी प्रधानमंत्री कह रहा हूं। डर नहीं, मैंने कहा सपना है कि वो बना रहे हैं। मैं भावी प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूं कि पकड़ ना लेंगे, जब तो ओथ नहीं लिया आपने, कैसे कह दिया। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि मैं सारे दलों को, चाहे उसका एक भी एमपी पार्लियामेंट में नहीं आया है, उन सबको साथ लेकर के चलूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं गोदारा जी को कि इनके जो 4 साथी वहां गए हैं वो पूरी तरह से वॉचडॉग कर सकते हैं। इनके तो साथी गए, मोदी जी ने तो वो कहा कि वो जो नहीं भी वहां जा पाए वो भी उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो ये आज़ादी विरोधियों को उन्होंने कहीं नहीं रोका है, सबको साथ लेकर के चलेंगे। और उन्होंने कहा कि ये उत्थान विकास किसी एक आदमी का आइसोलेटेड वे में नहीं होता, ये सारे मिलके सबका ही उत्थान होगा, तभी जाकर के आएगा, तभी जाकर के वो आएगा। आनंद जी देखिए, सभी पार्टियां हर बार ऐसा कहती हैं, हालांकि आज मोदी जी की जीत हुई है, सोनिया गांधी ने बधाई दी, मनमोहन सिंह ने बधाई दी, लेकिन सही मायनों में आपको चीज़ों को अगर एक साथ ले जाना है तो आपको साथ तो लोगों का चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका टकराव ज़रूर है नीतियों को लेकर दूसरे दलों के साथ। कहीं ना कहीं वो सामंजस्य बिठाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। गोदारा जी, आप किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे कि तालमेल तो कहीं ना कहीं बन नहीं पाएगा? नहीं, इन्होंने कहा कि सावरी साहब ने कहा कि मोदी साहब ने कहा अगर कहा और साथ लेके चल पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु हाँ सर ठीक बिल्कुल, मतलब मैं किसी बात को अभी आज के दिन खारिज नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भविष्य के सवाल रख रहा हूँ। आप सवाल साथ लेके चल पाएंगे और जो साथ चलेंगे वो तो बहुत अच्छी बात है जी, परंतु सवाल मैं जो बार बार कर रहा हूँ जो हमें देखना होगा वो ये कि जो साथ नहीं चलेंगे, हो सकता है उनका विचार एकदम ठीक नहीं हो, परंतु जो फिर भी विरोध में है, क्या उनको विरोध करने का स्पेस उतना बनेगा? मैं ये सवाल उठा रहा था। दूसरा, अभी जो हम बात कर रहे हैं, जब मैंने दलित की बात की, मैं आदिवासी की बात की, महिला की बात की, पूरे छत्तीसगढ़ और जहाँ खनिज पदार्थ हैं वहाँ आदिवासियों को अब तक कैसे उजाड़ा गया, क्रोनिक कैपिटलिज्म और प्राकृतिक संसाधनों की लूट का जो सवाल था, विकास तो कांग्रेस भी कह रही थी, असल में सवाल वो है उस पर क्या कहेंगे। और अभी हरियाणा के अंदर 4 दलित लड़कियों के साथ बघाना गाँव में की लड़कियों के साथ रेप हुआ और वो जंतर मंतर में बैठे हैं, अभी तक नहीं मिल पा रहा, उनको लगा नहीं मिल रहा। कितने दिनों से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 7 सीटें जीतने के बाद अभी तक एक सिंगल आवाज नहीं उठाई है। मतलब अब या तो आप इतने मस्त हैं जीत में, बहुत अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए। सर मैं बात पूरी कर लूं, हो सकता है कुछ थोड़ी हम मुद्दों से भटक गए, मैं वही कहना चाह रहा था। आज हम आए थे बड़े मुद्दों के ऊपर, अगर दलित की सुरक्षा, दलित के सम्मान का सवाल छोटा मुद्दा आपके लिए है तो मेरी सहमति है। सर मैं बात पूरी कर लूं, मुद्दों से भटकना और नहीं भटकना ये ना मैं तय कर सकता ना आप कर सकते, सब अपने अपनी तरह से तय करेंगे। इस देश में, हरियाणा में और इस देश में सब जगह दलित को सम्मानजनक स्वीकृति मिले, उसकी आवाज सुनी जाए,
उस पे हमारा बोलना मुझे लगता है इस देश की राजनीति का बहुत बड़ा एक अहम पहलू है। और हरियाणा की बात मैं करूं तो बघाना और मिर्चपुर के दोनों के लोग 2 साल से बघाना के लोग बैठे हैं, मिर्चपुर के लोग 4 साल से बैठे हैं। बघाना के 4 महिला लड़कियों के साथ रेप हुआ, उस पर अभी तक जो पार्टी चुप है। जी जी तो आनंद जी, आनंद जी गुदारा साहब कहना चाहते हैं कि साहब आपको छोटे मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा, सिर्फ बड़ी चुनौतियां आपके सामने नहीं आएंगी, छोटी छोटी और भी बड़ी सारी चुनौतियां। गुदारा जी से वही कहना चाह रहा हूं कि किसी भी एटीट्यूड को मापने का कोई ना कोई तो बैरोमीटर होता होगा। डेमोक्रेसी में बैरोमीटर है सिर्फ जनरल इलेक्शन, कि इलेक्शन होगा और वो पता चल जाएगा। ये दलितों के लिए, आज दलितों के हितैषी बनने के लिए आपके मीडियम से बोलना चाह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जहां जहां दलित थे और आज का जो मैंडेट आया है बीजेपी लेड बाय नरेंद्र मोदी जी, तो वो कहां दलितों ने तो कहा कि हमारे बारे में बहुत ख्याल कर रहे हैं। झारखंड को ले लीजिए आप क्या कहते हैं, जितने भी जो दलित या पिछले वाले वर्ग हैं उनमें। चलिए आनंद जी, मेरी चर्चा का समय खत्म हो रहा है। संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि मोदी को संक्षेप में जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या मॉडल रखना चाहिए जिससे पूरे देश का विकास हो सके। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जनादेश 2014 आक्रोश और आशा के जन्म से जन्मा है, जो देश और देश को दिशा और दशा देगा। और ये जीत मोदी या बीजेपी की जीत नहीं, ये भारत की विजय है। गुदारा जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस एक बात कह रहा था, एक तो इस देश में दलित अस्मिता का और उसके सम्मान का सवाल छोटा सवाल नहीं जी। दूसरा, ये बात ठीक है जनादेश मिला है, 35% लोगों ने मत दिया है, 35-40 जो भी बहुत बड़ा है, उसमें दलित भी शामिल होंगे। परंतु अगर 70% लोग भी मत दे देते तब भी इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले सवालों पर हमारा चुप रहना पे सवाल नहीं होगा। मत दिया इसलिए आप पे और ज्यादा जिम्मेवारी है कि भगाना हो या कोई और हो, इस तरह के सब सवालों पे आप बोलें। अगर आप नहीं बोल रहे हैं जिसमें कोई नीति नहीं चाहिए थी, अभी इलेक्शन के बाद इतने दिन आपको फ्री हुए हो गए हैं, अभी नहीं बोले, मेरे लिए एक संकेत है कि आप क्या करेंगे। आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत। वैसे दूसरे राजनेताओं की तरह नरेंद्र मोदी का सियासी सफर भी बेदाग नहीं रहा है। कामयाबी की मंजिलें उन्होंने जरूर छुई हैं, लेकिन विवादों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। बहरहाल जनता ने उन्हें देश की बागडोर उन्हें सौंप दी है और अब देखना यह होगा कि वह विकास में अपने मॉडल को किस तरीके से देश के मूलभूत ढांचे में उतार पाते हैं। तो आज के प्राइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।